वो एक बहुत ही बेहतरीन क्रिमिनल प्रोफाइलर है जिसके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा अच्छी याददाश्त है। वो एक बार मिले किसी सहकर्मी के फ्लोर को पल भर में याद रख सकता है, यहाँ तक कि अपनी महिला सहकर्मियों के मेकअप में हुए छोटे से बदलाव को भी उसकी आंखें पकड़ लेती है। लेकिन वो थोड़ा अजीब ही है। खुद को जिंदा महसूस करने के लिए उसे बंजी जंपिंग का पागलपन सवार है। जहाँ लोग इसे कभी कभार करते हैं, वही वो एक ही बार में दर्जनों बार कूद सकता है। उसके मनोचिकित्सक का मानना है कि उसकी भावनाएं खत्म हो रही है, क्योंकि सिर्फ बहुत ज्यादा रोमांच या किसी केस को सुलझाते वक्त ही उसे खुद के जिंदा होने का एहसास होता है। लेकिन इतनी तेज याददाश्त वाले इस क्रिमिनल प्रोफाइलर के पास सिर्फ 10 साल पहले अपने परिवार की हत्या वाली रात की यादें नहीं है। उस वक्त एलेक्स सिर्फ एक आम हाई स्कूल का छात्र था। उस रात वो हमेशा की तरह ठीक 8 बजे स्कूल से निकला और बस पकड़कर घर के लिए निकल पड़ा। लगभग 8:50 पर एलेक्स पॉश इलाके में बने अपने शानदार घर पहुंचा। उसने आदत के अनुसार दरवाजे का पासवर्ड डाला और भारी दरवाजा खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। इतनी शांति थी कि किसी को भी डर लग जाए। एलेक्स ने स्विच ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। सिर्फ बिजली चमकने पर थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। जैसे ही वो अपने अंकल को आवाज लगाने वाला था, उसे अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। खिड़की से आ रही हल्की रोशनी में उसने जमीन पर पड़ी चीज उठाई। वो एक जिगसॉ पजल का टुकड़ा था जिस पर एक अजीब सी तस्वीर बनी थी। लेकिन इस घर में कभी किसी ने पजल नहीं खेला था। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसे पैरों के पास कुछ हल्का गर्म और चिपचिपा सा महसूस हुआ। हालांकि रोशनी कम थी, लेकिन एक पुलिस परिवार में पले बढ़े होने के कारण उसे तुरंत समझ आ गया कि वो खून था। जमीन पर खून के निशानों का पीछा करते हुए उसने देखा कि उसके अंकल, जो हमेशा बहुत शांत रहते थे, वह खून से लथपथ जमीन पर बेजान पड़े हुए थे। पुलिस ने तुरंत मौके को सील कर दिया। इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी उस वक्त के नए डिटेक्टिव केविन को दी गई। उसके लिए यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, बल्कि उसके करियर की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मरने वाला शख्स सिर्फ उसका सीनियर ही नहीं था, बल्कि पुलिस विभाग का एक बहुत ही सम्मानित अधिकारी था। फॉरेंसिक की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार उन्हें किसी नुकीली चीज से एक ही वार में मारा गया था। मौत का समय रात के करीब 8 बजे का बताया गया। मौके पर बाहर से किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे और शरीर पर बचाव करने का भी कोई निशान नहीं था। इसका मतलब था कि हत्यारा उनका कोई बहुत करीबी था जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। इसलिए सारा शक मौके पर मौजूद इकलौते चश्मदीद गवाह एलेक्स पर आ गया। पूछताछ रूम में केविन के सवालों का एलेक्स ने जो जवाब दिया वो काफी अजीब था। उसे स्कूल से निकलने, बस में बैठने और पासवर्ड डालकर अंदर आने तक की सारी बातें याद थी। लेकिन जैसे ही बात घर के अंदर घुसने के बाद की आती, तो उसकी याददाश्त बिल्कुल गायब हो जाती थी, जैसे दिमाग एकदम खाली हो गया हो। आखिरकार कोई सीसीटीवी फुटेज न होने की वजह से एलेक्स पर जुर्म साबित नहीं हो सका। हालांकि उसका कुछ याद न आना शक पैदा करता था, लेकिन उसे सजा देने के लिए ये काफी नहीं था और पुलिस रिमांड का समय भी खत्म हो गया था। इसलिए केविन को मजबूरन एलेक्स को छोड़ना पड़ा। वापस उस खाली और बड़े से घर में आकर एलेक्स ने एक बहुत ही अजीब हरकत की। वो सीधा उस जगह गया जहाँ उसके अंकल गिरे थे और खून की गंध वाले उसी फर्श पर लेट गया और ठीक वैसे ही पोज बनाया जैसे उसके अंकल मरे पड़े थे। उस पल उसे एक भ्रम हुआ, जिसमें उसने खुद को एक नुकीली चीज से अपने अंकल पर वार करते देखा और फिर मुड़कर अजीब तरह से किसी और देखा। इसी तरह उसने भयानक डरावने सपनों और खुद पर शक करते हुए पूरे 10 साल गुजार दिए। 10 साल बाद एलेक्स एक क्रिमिनल प्रोफाइलर बन गया। शायद उस रात का सच जानने के लिए या खुद को बेकसूर साबित करने के लिए उसने उसी पुलिस स्टेशन में काम करने का फैसला किया जहां उसके अंकल काम करते थे। लेकिन इन 10 सालों में वह किसी आम इंसान की तरह नहीं जिया था। उसका बर्ताव अजीब था और उसमें भावनाएं नहीं थी। पुलिस स्टेशन में सब उसे थोड़ा पागल समझते थे। हालांकि एलेक्स ने पुलिस विभाग ज्वाइन कर लिया था, लेकिन केविन की नजरों में वो आज भी मुख्य संदिग्ध था। केविन का मानना था कि एलेक्स ने पुलिस विभाग इसलिए ज्वाइन किया है ताकि वो केस की जांच पर नजर रख सके, या शायद ये उसकी कोई गहरी साजिश थी। जिस दिन एलेक्स के अंकल की बरसी थी, उसी दिन पुलिस स्टेशन में एक नई रिपोर्ट दर्ज हुई। 4 लोगों के एक परिवार में छोटे बेटे की घर पर ही हत्या कर दी गई थी। एलेक्स ने मौके पर पहुंचकर कमाल की समझदारी दिखाई। वो परिवार वालों के रोने धोने से भटका नहीं, बल्कि उसने तुरंत आसपास की चीजों में अजीबोगरीब बातें नोटिस की। दीवार पर लगे सर्टिफिकेट्स बता रहे थे कि मरने वाला बच्चा अपने बड़े भाई से काफी होशियार था और बड़े भाई के कमरे में हर चीज पर उसके नाम का टैग लगा हुआ था। मनोविज्ञान के हिसाब से ये दिखाता है कि वो खुद को बहुत कमजोर समझता था और हर चीज पर अपना हक जताना चाहता था। सबसे अहम बात बड़े भाई का बयान था। मर्डर के बारे में बताते हुए बड़े भाई ने पहले मरने वाले का नाम लिया, फिर अचानक से उसे छोटा भाई कहने लगा और उसने चाकू जैसे साफ शब्द की जगह उसे एक नुकीली चीज कहा। एक ही बयान में बिना किसी वजह के नाम बदलना ये दिखाता है कि अवचेतन रूप से वो खुद को मरने वाले से दूर करने की कोशिश कर रहा था। और हथियार के बारे में गोलमोल बातें इसलिए की क्योंकि वो अपने ही हाथों इस्तेमाल किए गए उस हथियार का सामना नहीं कर पा रहा था। अपने शक को पक्का करने के लिए एलेक्स ने बड़े भाई से पूछताछ की एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने उससे घटना को उल्टे क्रम में बताने को कहा। मुझे पता है तुम कहाँ थे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूसरी बार कहानी बताते हुए बड़े भाई की बातों में गड़बड़ी सामने आ गई। आखिरकार वो टूट गया और मान लिया कि लंबे समय से जलन और नजरअंदाज किए जाने के कारण उसने गुस्से में अपने भाई को मार दिया था। एलेक्स की केस सुलझाने की इस कमाल की काबिलियत को देखकर केविन का शक और भी गहरा हो गया। उसे लगा कि एलेक्स अपराध के बारे में बहुत ज्यादा जानता है, इतना कि वो खुद के किए गए जुर्म को भी आसानी से छिपा सकता है। इसलिए केविन ने 10 साल पुरानी उस थ्योरी को फिर से टेस्ट करने का फैसला किया। उसने खुद एलेक्स के स्कूल से घर तक के रास्ते को चलकर देखा। रात 8 बजे वो स्कूल से निकला और एलेक्स की तरह सफर तय किया। बस से जाने में वाकई आधे घंटे से ज्यादा का समय लगता था, लेकिन फिर वो उस रास्ते पर गया जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अगर बाई और वाले शॉर्टकट से जाएं तो 8 मिनट बच सकते थे और ये रास्ता इतना छिपा हुआ था कि वहाँ कोई आता जाता नहीं था। जुर्म करने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह थी। जब केविन हाथ में स्टॉप वॉच लिए एलेक्स के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि टाइमिंग बिल्कुल सही बैठ रही है। जैसे ही केविन को लगा कि वो सच के बहुत करीब पहुंच गया है, किस्मत का खेल फिर बदल गया। एलेक्स को घर पर एक गुमनाम पार्सल मिला। वो पार्सल देखने में बहुत आम सा लग रहा था, लेकिन उसे खोलते ही एलेक्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उस पार्सल में सफेद रंग का एक जिगसॉ पजल का टुकड़ा था। पल भर में ही एलेक्स
डर से कांप उठा। वो पागलों की तरह भागकर अपने कमरे में गया और 10 सालों से धूल खा रहे सबूतों वाले बॉक्स से वो पजल का टुकड़ा निकाला जो उसे उस रात मर्डर वाली जगह से मिला था। जब दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया तो वो बिल्कुल फिट बैठे। एलेक्स को साफ तौर पर समझ आ गया कि 10 साल पुराना वो शैतान फिर से वापस आ गया है। इसका मतलब वो हमेशा से अंधेरे में छिपकर एलेक्स पर नजर रखे हुए था। उसने एलेक्स को बड़ा होते और उसे तड़ते हुए देखा था और अब उसने फिर से अपना खेल शुरू करने का फैसला कर लिया था। ये पजल का टुकड़ा सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक डेथ नोट था। इसका साफ मतलब था कि फिर से किसी की जान जाने वाली है। 10 साल पहले उसने अपनी आंखों के सामने अपने अंकल की दर्दनाक मौत देखी थी। वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना था। लेकिन 10 साल बाद एक क्रिमिनल प्रोफाइलर होने के बावजूद उसे फिर से उस हत्यारे का तोहफा मिला था और जब भी कोई मरता एक नया पजल का टुकड़ा भेज दिया जाता। ये किसी खूनी रस्म की तरह लग रहा था। जब दोनों पजल के टुकड़े एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ गए तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आई। उस तस्वीर में एक रस्सी एक औरत के मुंह से होकर दूसरी औरत के कानों से जुड़ी हुई थी। वो रस्सी उन दोनों पर कसकर लिपटी हुई थी। तस्वीर के दाईं ओर एक कॉटन कैंडी की गाड़ी थी जो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। बैकग्राउंड में 3 मासूम बच्चे भी खेल रहे थे। इतनी ज्यादा हिंसा और इतने ज्यादा सीधेपन का ये विजुअल कंट्रास्ट उस कातिल के दिमाग की पहचान था। ये कोई आम मजाक नहीं था बल्कि कत्ल की चेतावनी देने वाला पजल था। एलेक्स को तुरंत समझ आ गया कि जिसने उसके 10 साल बर्बाद किए वो शैतान वापस आ गया है। सबसे पहले उसने डिटेक्टिव केविन को फोन लगाने की सोची लेकिन फोन बार बार कट रहा था। घबराया हुआ एलेक्स गाड़ी चलाते हुए लगातार फोन मिला रहा था और साथ ही उन जगहों पर जा रहा था जहां केविन हो सकता था। उसी रात एलेक्स की गाड़ी द वन सिटी नाम की एक लग्जरी बिल्डिंग के अंदर पहुंची। यहाँ केविन की मां रहती थी और केविन हर हफ्ते उनसे मिलने यहाँ आता था। एलेक्स चाहता था कि वो यहीं पर केविन को पजल की पूरी सच्चाई बताए लेकिन किस्मत ने फिर से उसके साथ एक मजाक किया। केविन आज केस की जांच के कारण वहां नहीं आया था और जैसे ही एलेक्स वापस जाने लगा उसकी याददाश्त फिर से अचानक ब्लैंक हो गई। एक इतनी कमाल की याददाश्त वाला प्रोफाइलर होने के बावजूद एलेक्स ये भूल गया कि उसने अपनी गाड़ी कहां पार्क की है। उसे मजबूरन चाबी का बटन दबाकर हॉर्न की आवाज सुनकर हर फ्लोर पर गाड़ी ढूंढनी पड़ी। आखिरकार एक अंधेरे कोने में उसे एक लाल रंग की गाड़ी मिली। उसकी हेडलाइट्स ऑन थी और उसका रंग बिल्कुल उसकी गाड़ी जैसा ही था। लेकिन जैसे ही वो पास गया उसके तजुर्बे ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। पार्किंग में खड़ी ये चमकदार लाल स्पोर्ट्स कार कुछ अजीब लग रही थी और जिस चीज ने उसे और भी डरा दिया वो था गाड़ी के अंदर का नजारा। ड्राइविंग सीट पर एक औरत बैठी थी जिसकी गर्दन पर फंदे के खौफनाक निशान थे। पजल के जरिए जिस कत्ल की चेतावनी दी गई थी वो अब हकीकत में बदल चुकी थी। रात के वक्त केविन और उसकी टीम मौके पर पहुंच गई। पहचान करने पर पता चला कि मरने वाली औरत लिली थी जो इसी लग्जरी बिल्डिंग की मालकिन थी। साथ ही वो एक बहुत महंगे बार की भी मालकिन थी। मौके की जांच करने से पता चला कि कातिल बहुत ही शातिर और ठंडे दिमाग वाला था। लिली का महंगा डिजाइनर बैग बिना छुए बगल वाली सीट पर रखा था। अंदर रखे पैसों को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। सिर्फ सिक्योरिटी कार्ड गायब था। इससे ये साफ हो गया कि ये लूटपाट के लिए किया गया कत्ल नहीं था। गाड़ी के अंदर लाश को देखकर केविन की आंखों में कई तरह के सवाल थे। 10 साल पहले एलेक्स के अंकल की हत्या हुई थी तो एलेक्स सबसे पहला चश्मदीद था और अब 10 साल बाद लिली का कत्ल हुआ तो भी एलेक्स ही सबसे पहला चश्मदीद था। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से इतने सारे इत्तेफाक किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए उसने एलेक्स को पकड़ा और उससे सीधे पूछताछ की। सवालों का सामना करते हुए एलेक्स ने सारी बात सच सच बता दी और आपस में जुड़े हुए पजल के वो दोनों टुकड़े दिखाए। ये साबित करने के लिए कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला है। उसने समझाया कि कातिल उसे कोई मैसेज देना चाहता है लेकिन केविन जैसे प्रैक्टिकल पुलिस वाले के लिए ये सब किसी पागल इंसान की बकवास जैसी लग रही थी। एलेक्स के बयान को क्रॉस चेक करने के लिए केविन ने अपनी मां को भी फोन किया। मां ने कंफर्म किया कि एलेक्स वाकई में घर आया था और उसे ढूंढ रहा था। हालांकि इस पूरी टाइमलाइन में एलेक्स के पास कत्ल करने का कुछ वक्त था लेकिन फिर भी उसका जवाब ठीक ठाक था। हालांकि केविन ने अभी हार नहीं मानी थी। वो फिर से एलेक्स के मनोचिकित्सक से मिलने गया। वो ये जानना चाहता था कि क्या एलेक्स ने हाल ही में पजल या कत्ल से जुड़े किसी ख्याल के बारे में बताया है लेकिन डॉक्टर ने मरीज की प्राइवेसी का हवाला देते हुए एक भी शब्द बताने से साफ इनकार कर दिया। अब इस केस की जांच पूरी तरह से रुक गई थी लेकिन अचानक ही कुछ सुराग एक बहुत बड़े सिंडिकेट की तरफ इशारा करने लगे। पुलिस के शक के बावजूद एलेक्स ने अपनी जांच नहीं रोकी। उसने उस पार्सल को ट्रैक किया। उसे पता चला कि भेजने वाले ने किसी और का फोन इस्तेमाल किया था और उसे एक वेयरहाउस के बाथरूम से भेजा गया था। वहां न कोई कैमरा था और न ही उंगलियों के निशान। कातिल ने सारे फिजिकल सुराग मिटाने के बाद एलेक्स को लगा कि कातिल ने खून करने के बाद ही वो पजल भेजा था। ये उसका दिखावा भी था और एक खुली चुनौती भी। दूसरी तरफ जॉन भले ही बातों से एलेक्स पर शक कर रहा था लेकिन उसके काम से एक अच्छे डिटेक्टिव का तजुर्बा झलक रहा था। वो सारा के बारे में पूछताछ करने गया। वहाँ के वेटर ने एक बहुत बड़ा सुराग दिया। मर्डर वाली रात सारा ने बार में एक आदमी से बात की थी। कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर जॉन को पता चला कि सारा के फोन पर आखिरी कॉल रात 8 बजे के बाद आई थी। फिर कुछ मिनट बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आई थी जो उसने नहीं उठाई। जॉन ने उस नंबर पर कॉल किया लेकिन दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसके पसीने छूट गए। वो आवाज मौजूदा पुलिस चीफ की थी जो 10 साल पहले एलेक्स के अंकल वाले केस के इंचार्ज भी थे। इसके बाद जॉन हिम्मत करके चीफ से मिलने गया। अपने जूनियर के ऐसे सवालों से चीफ थोड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा कि 8 बजे वाली कॉल रूम बुक करने के लिए थी और दूसरी उसे कैंसिल करने के लिए क्योंकि सारा ने फोन नहीं उठाया इसलिए वो वहां गए ही नहीं। लेकिन जॉन किसी से दबने वालों में से नहीं था। वो तुरंत समझ गया कि चीफ झूठ बोल रहे हैं इसलिए उसने सीधा उनके सामने एक स्टेटमेंट पेपर रख दिया और भरने को कहा। उसकी इस बदतमीजी ने चीफ को आग बबूला कर दिया। दूसरी तरफ एलेक्स भी अपने तरीके से सच तक पहुंचने में लगा था। उसने सीधा चीफ को खाने पर बुलाया और बेखौफ होकर केस के बारे में पूछने लगा। क्या अंकल और सेकंड ब्रदर एक दूसरे को जानते थे? मुझे नहीं पता, शायद अंकल को पता हो, लेकिन कम से कम तुम तीनों तो कभी नहीं मिले। क्या अंकल नहीं उसे मारा था? अरे ओए, चुपचाप अपनी ड्रिंक पी ले। इसके बाद एलेक्स घर लौट आया। बाहर तो शांति छा गई थी लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान अभी शुरू ही हुआ था। वो अपने बोर्ड पर उस पजल का डिजाइन बार बार बना रहा था। उसका हर एक हिस्सा उसके दिमाग में कांटे की तरह चुभ रहा था। वो अपने ख्यालों में कातिल के मर्डर का पूरा सीन दोहराने लगा। ग्लव्स पहने हुए, पीछे की सीट से सारा का गला घोंटना, खून न बहे इसलिए नसें बचाना, हर काम इतनी सफाई से कि कोई निशान न बचे। इसका मतलब कातिल सिर्फ चालाक नहीं बल्कि बेहद बेरहम भी था, जैसे वो शांति से कोई टारगेट पूरा कर रहा हो। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि किसी मुश्किल सर्जरी को अंजाम देने जैसा था। कातिल ने एक्सेस कार्ड इसलिए नहीं चुराया कि उसे सारा के घर जाना था, बल्कि उसे अपना अगला शिकार करना था।
तभी नैनी घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। एलेक्स ने ध्यान दिया कि घर में क्लासिकल म्यूजिक बज रहा था। ये बिल्कुल वही धुन थी जो सारा के मर्डर के वक्त गाड़ी में बज रही थी और 10 साल पहले उसके अंकल की मौत के वक्त भी यही धुन बजी थी। जैसे ही नैनी दरवाजा खोलकर बाहर गई, इलेक्ट्रॉनिक गेट की आवाज ने एलेक्स की पुरानी यादें ताजा कर दी। उसे लगा जैसे वो 10 साल पहले वाले वक्त में पहुंच गया। उसने देखा कि अंधेरे में एक परछाई खड़ी उसे घूर रही है। ऐसा लग रहा था मानो पिछले 10 सालों से कातिल उसी पर नजर रखे हुए था और बस उसके जागने का इंतजार कर रहा था। अगर किसी को किसी लाश को ठिकाने लगाना हो तो लोगों के बीच कई डरावनी कहानियां मशहूर है। कुछ कहते हैं कि मुर्गे की तरह बाथरूम में उसका खून बहाकर धो दो, फिर कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो और सूटकेस में भरकर नदी में फेंक दो। लेकिन आज की इस मॉडर्न फॉरेंसिक तकनीक वाली दुनिया में ऐसा परफेक्ट क्राइम करना अक्सर मुजरिम का एक भ्रम ही होता है। खास तौर पर जब पाला इस सन की इंसान से पड़े तो कत्ल का हर तरीका बेकार साबित होता है। एक टॉप क्रिमिनल प्रोफाइलर होने के नाते एलेक्स का दिमाग मुजरिमों के रोंगटे खड़े कर देता है। फिर भी 10 साल पहले उसके अंकल की खौफनाक मौत ने उसके दिल में एक गहरा डर बैठा दिया था। उस रात वो खुद वही मौजूद था। उसे महसूस भी हुआ कि कातिल ठीक उसके पीछे है, लेकिन हद से ज्यादा डर और सदमे की वजह से वो PTSD का शिकार हो गया, जिससे उस रात की सारी यादें उसके दिमाग से मिट गई। बहुत लंबे समय तक वो उन आधी अधूरी यादों से परेशान रहा और उसे लगने लगा कि शायद हाथ में चाकू पकड़े वो शैतान वो खुद ही था। अब जाकर जब उसकी यादें जुड़ने लगी तो सारी गलतफहमी दूर हो गई, लेकिन एक नए मर्डर ने फिर से उसकी शांति छीन ली। सारा नाम की लड़की की गला घोंट कर उसकी अपनी ही कार में हत्या कर दी गई थी। मौका वारदात की जांच के बाद पुलिस को लगा कि ये कोई अचानक से किया गया मर्डर नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि जिस पार्किंग स्पॉट पर सारा की गाड़ी खड़ी थी वो किसी और का रिजर्व स्पॉट था, लेकिन मर्डर से कुछ दिन पहले जो कोई भी वहां अपनी गाड़ी खड़ी करता था उसके टायर पंक्चर कर दिए जाते थे या गाड़ी पर स्क्रैच मार दिए जाते थे, जिससे मजबूर होकर उस गाड़ी वाले को जगह बदलनी पड़ी। साफ था कि कातिल ने महीनों पहले से प्लानिंग की थी ताकि सारा अपनी गाड़ी इस कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट पर ही खड़ी करे। इसके बाद जॉन दोबारा बेसमेंट की पार्किंग में गया। कैमरे की रिकॉर्डिंग की ब्राइटनेस बढ़ाने पर उसने एक खौफनाक चीज देखी। जब सारा की गाड़ी पार्किंग में घुस रही थी तब उसके गले में पहले से ही एक रस्सी फंसी हुई थी। इसका मतलब कातिल ने पार्किंग में छिपकर हमला नहीं किया था, बल्कि वो सारा के गाड़ी में बैठने से पहले ही अंदर मौजूद था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मार्क नाम का एक आदमी शक के घेरे में आ गया। वह सारा का एक्स बॉयफ्रेंड था। अस्पताल में भर्ती सारा के पिता और बार के स्टाफ के बयानों के हिसाब से मार्क एक बहुत ही गुस्सैल और खतरनाक इंसान था और सारा के साथ उसका पैसों को लेकर भारी झगड़ा चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस को सारा की गाड़ी के हेडरेस्ट से एक आधा मिटा हुआ फिंगरप्रिंट मिला था। मैच करने पर वो फिंगरप्रिंट मार्क का ही निकला। सारे सबूत सीधे तौर पर मार्क की तरफ ही इशारा कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस की पूरी टीम उसे पकड़ने पहुंची तो पता चला कि मार्क गायब है। उसकी गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करके पुलिस ने हाईवे के एक सर्विस एरिया में उसकी कार ढूंढ निकाली, लेकिन कैमरों में दिखा कि मार्क रात 3 बजे वहां पहुंचा था और फिर कभी बाहर नहीं आया। पुलिस को उसकी कार के अंदर से बिल्कुल वैसी ही रस्सी का बंडल मिला जिससे सारा का गला घोंटा गया था। क्या मार्क जुर्म करके भाग चुका था? सर्विस एरिया के पीछे एक सुनसान पहाड़ था। भूस्खलन को रोकने के लिए वहां एक काफी ऊंची दीवार बनी हुई थी। अपने शक को दूर करने के लिए जॉन ने एक पुराने डिटेक्टिव की तरह अपना असली रंग दिखाया। वो खुद उस ऊंची दीवार के पास गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ तक कि अपने हाथ छीलकर भी बड़ी मुश्किल से उसे पार कर गया। इससे ये साबित हो गया कि अगर मार्क शारीरिक रूप से फिट होता या उसे भागने की बहुत तड़प होती तो वो दीवार फांद कर भाग सकता था। इसके बाद उन्हें झील के किनारे एक होटल का सुराग मिला जहाँ अक्सर लोग छुप कर मिलने आते थे। जब जॉन होटल के कमरे में पहुंचा तो मार्क वहां से चेकआउट कर चुका था, लेकिन जॉन की तेज नाक ने बाथरूम में खून की अजीब सी बदबू बेसिन के नीचे उसे खून के कुछ छींटे भी मिल गए जो साफ नहीं किए गए थे। तुरंत ही पुलिस की भारी टीम ने वहां चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। झील के किनारे सूटकेस घसीटे जाने के निशान मिले। जॉन ने बिना देर किए गोताखोरों की टीम को बुलवा लिया। कुछ ही देर बाद पानी से एक भारी लाल रंग का सूटकेस निकाला गया। जैसे ही सूटकेस खोला गया सबकी सांसें अटक गई। उसके अंदर कपड़े नहीं थे बल्कि एक इंसान की कटी हुई लाश के टुकड़े थे। ना सिर था ना हाथ पैर थे, बस उसका धड़ बचा था। जॉन को तुरंत लगा कि सारा को मारने के बाद मार्क ने किसी और को भी मार डाला है, लेकिन एलेक्स ने सूटकेस देखकर एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताई। एलेक्स का लॉजिक बहुत सॉलिड था। सारा को मारने वाला कातिल बहुत चालाक था। उसने मर्डर वाली जगह को डरावनी हद तक साफ कर दिया था और हर बार अपनी निशानी के तौर पर एक पजल भेजता था, लेकिन इस बार लाश के टुकड़े करने का तरीका बहुत ही अनाड़ी और गुस्से से भरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, एलेक्स को इस बार कोई पजल नहीं मिला था। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ने एलेक्स के शक को सच साबित कर दिया। जिस लाश का सिर काटा गया था वो और कोई नहीं बल्कि उनका मुख्य संदिग्ध मार्क ही था। पूरा केस पलक झपकते ही पलट गया। मार्क एक कातिल से सीधा पीड़ित बन चुका था, तो फिर उसे किसने मारा? इसके बाद एलेक्स का शक मार्क की पत्नी एमिली पर गया। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान एमिली हद से ज्यादा दुखी नजर आ रही थी, लेकिन एलेक्स ने गौर किया कि उसका ये दुख सिर्फ एक दिखावा था, सिर्फ नाटक था। अपने शक को पक्का करने के लिए एलेक्स ने खुद उसके घर जाकर मिलने का फैसला किया। एमिली के घर पर एलेक्स ने कमरों की सजावट देखकर समझ लिया कि पति पत्नी लंबे समय से अलग अलग रह रहे थे। जब एलेक्स ने उस पर दिमागी दबाव बनाना शुरू किया तो एमिली आखिर फंसने लगी। उसने मान लिया कि उसके पति ने एक बार शिकायत की थी कि सारा को जो घर दिया गया था वो बहुत महंगा था। ये पहली बार था जब एमिली ने ये नाम सुना था, लेकिन सबसे गहरा राज तो एमिली के अतीत में छिपा था। बचपन से ही उसके पास अपना खुद का कोई कमरा नहीं था। फिर एक दिन जब वो छोटी थी उसके घर में आग लग गई जिसमें उसकी दादी और बहन की दर्दनाक मौत हो गई। सिर्फ वो अकेली बची थी। पर जब एलेक्स ने जानबूझकर ये बात छेड़ी तो एमिली के चेहरे पर कोई अफसोस या पछतावा नहीं दिखा, बल्कि अपना खुद का कमरा पाने की एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। उसका ऐसा बेरहम रवैया देखकर एलेक्स समझ गया कि वो बिना किसी भावना वाली एक खतरनाक शैतान है। उसी बीच जॉन को भी दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लग गया। अपनी जांच में उसने पाया कि एमिली की पर्सनल लाइफ बहुत उलझी हुई थी और वो कई लड़कों को डेट कर रही थी। उनमें से एक टेनिस कोच सबसे ज्यादा शक के घेरे में था। जब जॉन उस कोच से मिला तो उसकी नजर सीधे उसके हाथों पर गई जिन पर ढेर सारी बैंडेड लगी हुई थी। ये चोटें बिल्कुल वैसी ही जगह पर थी जहां जॉन के हाथों में ऊंची दीवार फांदते समय चोटें आई थी। हालांकि ये लगभग तय था कि मुजरिम एमिली और वो टेनिस कोच ही है, लेकिन पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। एलेक्स ने जॉन को सलाह दी कि वो दोनों के बीच दरार पैदा करे। एमिली जैसी चालाक औरत के मुकाबले उस कोच को डराना और उसका सच उगलवाना बहुत आसान था। इंटेरोगेशन रूम में जॉन ने कोच का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। उसने उसे भड़काते हुए कहा कि एमिली के घर पर
लगी आग कोई हादसा नहीं थी और आग लगाने वाला आज तक पकड़ा नहीं गया और जो भी एमिली के करीब जाता है उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। इन बातों ने कोच के पसीने छुड़ा दिए। उसे अचानक वो खौफनाक मंजर याद आ गया जब एमिली लाश के टुकड़े कर रही थी। आखिर में प्यार से बड़ा डर साबित हुआ। कोच ने उल्टी करते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। असल में एमिली अपने पति से छुटकारा पाकर उसकी सारी दौलत हड़पना चाहती थी, इसीलिए उसने कोच से मार्क को होटल में बुलवाकर उसे मरवा दिया। बाद में एमिली ने मार्क के कपड़े पहन लिए और लाश वाले सूटकेस को घसीटकर बाहर ले गई ताकि लोगों को लगे कि वो चेकआउट कर रहा है। और उस कोच का काम था कि वो कटे हुए सिर और हाथ पैरों को होटल के पीछे बने पहाड़ की उस ऊंची दीवार के पार दफना दे। उसके बयान के बाद पुलिस ने तुरंत पहाड़ पर खुदाई करके मार्क के शरीर के बाकी टुकड़े निकाल लिए। हालांकि हत्या का मामला पूरी तरह सुलझ गया था, लेकिन लियो के लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि जेम्स की मौत सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका था और जिसने सच में उसके चाचा और लिंडा को मारा था वो सीरियल किलर अभी भी अंधेरे में छिपा था। केस खत्म होने वाली रात लियो जैसे ही घर लौटा उसने देखा कि दरवाजे पर एक जाना पहचाना पार्सल रखा है। इसे खोलते ही लियो एकदम हैरान रह गया। वो अजीब सा जिक्सॉ पजल फिर से सामने था और इस पजल का डिजाइन बिल्कुल जेम्स के शरीर के कटे हुए हिस्सों से मेल खा रहा था। ये एक चुनौती भी थी और एक चेतावनी भी। क्या कोई नया मर्डर केस फिर से शुरू हो गया था? वो बस काम से लौटा ही था कि उसे कातिल का भेजा हुआ पार्सल मिल गया और इसे खोलने पर अंदर सिर्फ पजल का एक टुकड़ा था। पहले के मामलों में पजल अक्सर हत्या की चेतावनी होता था, लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग थी। पजल पर बनी गुड़िया के हाथों और पैरों पर गहरी लाल रेखाएं खींची गई थी जो पिछले मर्डर केस के निशान से बिल्कुल मेल खाती थी। लेकिन इस केस का असली मुजरिम हैरी तो पहले ही पकड़ा जा चुका था। लाश के टुकड़ों से जुड़ी जानकारी पुलिस का राज थी, यहाँ तक कि पुलिस के कई लोगों को भी सही निशान के बारे में नहीं पता था। तो फिर उस रहस्यमयी पजल किलर को ये सब कहां से पता चला? अपने शक को दूर करने के लिए लियो अगले दिन सुबह सुबह ही जेल चला गया। उसे हैरी से मिलना ही था। जेल की ठंडी कांच वाली खिड़की के उस पार लियो ने वो पजल निकाला। हैरी के रिएक्शन ने लियो के शक को सच साबित कर दिया। उसने ये चीज पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन जब लियो ने लाश ठिकाने लगाने वाली रात के बारे में पूछा तो हैरी को एक बेहद डरावनी बात याद आई। क्या पूल में? शायद कोई पूल में था, लेकिन वो कौन था? पास के पूल में किसी के होने पर उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। लेकिन तुम्हें वो सूटकेस कैसे मिला? मुझे लगा कि तुमने काफी गहराई में खोदा होगा। पूल के आने जाने वाले रास्ते पर मैंने कांच के हल्के निशान देखे थे। दो लोग एक सूटकेस लेकर जा रहे थे। इसका मतलब है कि हैरी के जाने के बाद असली पजल किलर वहां गया था। उसने न सिर्फ सब कुछ देखा था, बल्कि शायद किसी वजह से पहियों के नकली निशान भी बनाए थे। वो सीरियल किलर दरअसल हमेशा उनके आसपास ही छिपा था, एक भूत की तरह सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। जब लियो पजल केस में बुरी तरह फंसा हुआ था तभी एक अलग सी दिखने वाली फैक्ट्री में मौत हो गई और ये मामला अचानक पजल की पहेली को सुलझाने की एक चाबी बन गया। मरने वाले का नाम जॉर्ज था, जो फैक्ट्री का एक सीधा साधा मजदूर था। जब वह अपने 3 दोस्तों के साथ शराब पी रहा था तभी अचानक जहर से उसकी मौत हो गई। घटना वाली जगह अंदर से पूरी तरह बंद थी। सीसीटीवी में दिखा कि उन 3 दोस्तों के अलावा कोई और अंदर बाहर नहीं गया। ये साफ तौर पर किसी जान पहचान वाले का काम लग रहा था। पुलिस ने तुरंत उन तीनों दोस्तों पर शक किया। ऐसा लग रहा था कि हर किसी पर शक किया जा सकता है, लेकिन लियो और केविन की गहरी जांच के बाद ये शक एक एक करके गलत साबित हो गया। टॉम पर कर्ज तो था, लेकिन वो पहले ही काफी पैसा चुका था, इसलिए थोड़े से पैसे के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं थी। डेविड तो बहुत डरपोक था, उसमें जहर देने की हिम्मत ही नहीं थी। और बात करें पीटर की तो वो कुछ मिनटों के लिए गायब जरूर हुआ था, लेकिन असल में वो अपने परिवार वालों से मिलने गया था, इसलिए उसके पास पक्का सबूत था। इसके बाद लियो ने फिर से जगह की जांच की। उसने देखा कि जॉर्ज का कमरा छोटा जरूर था, लेकिन बहुत साफ सुथरा था। हर चीज बिल्कुल सही जगह पर रखी थी, जैसे वो किसी खास काम की तैयारी कर रहा हो। शीशे पर लगी जॉर्ज और उसके दोस्तों की फोटो देखकर लियो के दिमाग में अचानक कुछ आया। सच बहुत ही दर्दनाक था। दरअसल 1 साल पहले जॉर्ज का बेटा भी इसी फैक्ट्री में काम करता था। उस दिन जॉर्ज किसी काम से बाहर गया था और अपने बेटे को इन तीनों दोस्तों के भरोसे छोड़ गया था, लेकिन इन तीनों ने शराब पीने के चक्कर में सैम को अकेले ही मशीन चलाने दी, जिससे सैम का हाथ बेल्ट में फंस गया। उस जानलेवा पल में इन तीनों ने सबसे पहले उसे बचा